अ, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलिमा सिन्हा जी, जो कि एक लेखिका हैं और उनके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा-सा मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। मैडम, क्या आप मेरा स्लाइड देख पा रही हैं? जी, देख पा रहे हैं। तो मंच नॉलेरियंस का है और आज जो है साहित्य के विषय में बात हो रही है और हमारे साथ हैं नीलिमा सिन्हा जी और जो टॉपिक है चेतना की शिखर यात्रा, अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। नीलिमा जी सिन्हा जी जो हैं वो अ, एक सेलिब्रेटेड ऑथर हैं एंड शी विल बी टॉकिंग अबाउट हर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू झारखंड, हाउ इट ऑल हैपेंड एंड वेरियस क्या कहते हैं माइलस्टोन्स जो हैं रास्ते के, उसके बारे में भी बताएंगी। बताएंगी कैसे उन्होंने बहुत सारी किताबों की रचनाएं की और किस तरह उनका जो ये जर्नी एज अ ऑथर रहा, उसके बारे में जानने का हमें मौका मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी हमें प्रेरित करती रहती है, या कहें कि हमारा अस्तित्व ही कहानियों का जीवंत गुलदस्ता है कि बहुत सारी कहानियों के पुलिंदों से हम बने हैं। तो ये जो कहानियां होती हैं, ये जो हम जब निराशा के दौर से गुजरते हैं तो ये हमें प्रेरित करती है और हमें हमें कोई ना कोई रास्ता वहां से मिल जाता है। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, मैं एक छोटी-सी कविता से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जो आज हमारे साथ नीलिमा सिन्हा जी हैं, उनकी एक विशेषता है कि वो बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं और लिखती तो सभी एज ग्रुप्स के लिए हैं, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कि बचपन की कहानी, यादों का गुलदस्ता, जब जीवन चौराहे पे दिखा जाता है रास्ता, ऐसी ही कहानी और यादों का सिलसिला, चलो बाँट आएँ हम, कम कंधे का हो बस्ता, हर एक बच्चे को मिले भरपूर कहानी, कोई भी वादा चुटकी में यूं ही हल हो जाने। तो when life is at the crossroads, there are two things that bring us back on track. That is what I believe. One is that the stories that we have listened or the stories that we have read and the memories we have. तो ये दोनों में पुस्तकों का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा ये मानना है कि लेट एवरी चाइल्ड गेट दिस एक्सपीरियंस सो दैट नो मैटर हाउ द लाइफ चैलेंजेस देम, दे हैव एन एक्सेलेंट इनबिल्ट साइकोलॉजिकल ऐप। आज के समय में अगर बात करें तो उनके पास एक अपना साइकोलॉजिकल साइको सोशल ऐप हो, जिससे दे कैन ओवरकम डिफिकल्टीज एंड एक्सेल इन देयर लाइफ। तो थोड़ा सा नीलिमा सिन्हा जी के बारे में बताऊं कि शी इज अ शी इज अ acclaimed author of children books in India, and she has won many international awards and written lot of books for all ages. उनकी जो मुख्य बुक फॉर ओल्डर चिल्ड्रन है उसमें 5 mystery stories which is a compilation. She will be talking a bit about those also today. And like Chandipur Jewels, Adventure on the Golden Lake, SOS from Munia, Vanishing Trick, uh, and all these are prize winners. Adventure Before Midnight, एंड दीज आर बीइंग पब्लिश्ड। जो ये वो है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। मिस्ट्री ऑफ द फॉलिंग माउंटेन्स, सर्च फॉर द सेक्रेड जेम, ऋषभ इन द लैंड ऑफ फ्लाइंग मैजिशियंस, सेव द अर्थ सीरीज, पीपल हु मेड हिस्ट्री। ये जो है रत्ना सागर करके, ये जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं जो उनके जीवन पे आधारित है, जो स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया एंड स्टोरीज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। तो ये सारी कहानी की जो एक संकलन है। उसके अलावा है टुगेदर वी मार्च्ड, Kamala's story, and there are many other books that she has written. For adults, she has written a story about the Naxal movement, which is called Red Blooms in the Forest. उसके बाद for young children, she has written The Yellow Butterfly, So Can I, Give Back My Ball, The Lonely Princess, The Grumpy Owl, Stranger at the Farm, A Little Lie, The Great Show, and A Time Together.
और बहुत सारी किताबें इन्होंने हिंदी में भी लिखी हुई है, जैसे कि हमीरपुर के खंडहर। और ये जो किताब है ये SCERT के द्वारा सप्लीमेंट्री रीडिंग है क्लास 6 के बच्चों के लिए। कथा रत्न, अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड बच्चों के जवाहर। अ, अ, ये भी उनकी ही पुस्तक है, फुलवारी, गोलू एवं दीपू। और इसके अलावा NCERT के लिए भी मेरी गोल्ड स्टोरीज में इन्होंने योगदान दिया है। और बहुत सारी बुक्स को एडिट किया है इन्होंने, एंड शी हैज कंपाइल्ड contributed to anthologies published by AWIC such as Our Leaders, Mystery Stories 1 and 2, and many more books. So आज हम सुनेंगे उनसे। और presently she is the president of the Association of Writers and Illustrators for Children and the Indian section for International Board on Books for Young People. And she has been before a member of the executive committee of the international organization IBBY for 4 years, and also served as a vice president there. She has attended the Bologna Children Book Fair as president of the Indian section, and she has been actively contributing in writing books for children, adults, and for people of all ages. And we will hear from her more about her journey, her stories, and her odyssey as an author. So I welcome Nilima ji to share her experience and knowledge and talk about her journey. Welcome Nilima ji. अच्छा, नमस्कार आप सबको। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रंजीत कुमार जी को, जिन्होंने, जो अब खुद तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं और हम लोग जैसे दूसरे लोगों को भी इनवाइट करते हैं और हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। वो मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगी कि उन्होंने अपना काम छोड़ के उसके साथ ही साथ और भी कुछ चीजें उन्होंने ट्राई किया है, और विशेषकर हजारीबाग में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और हम लोग उनकी पूरा सहयोग करना चाहेंगे। और मैं हजारीबाग वालों से भी निवेदन करूंगी कि जब वो हजारीबाग में अपना कुछ अगर शुरू करें तो उसमें अपना सहयोग दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। और अब मैं आप सब लोगों के सामने अपने विचार रखूंगी। और सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ। मैं ऑथर हूँ, मतलब लेखक हूँ, लेकिन बोलने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। लेखक लोग ज्यादातर अपना कलम के द्वारा आगे बढ़ते हैं, इसके द्वारा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताऊं। तो मैं अपनी जीवनी का आरंभ करती हूँ। मैं आपको ये पहले बताऊंगी कि मैं कहाँ रही, कैसे पढ़ी, कैसे क्यों मुझे इसमें रीडिंग में इंटरेस्ट आया। अपने बचपन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी ताकि आपको भी पता चले कि क्यों मुझे इस बच्चों के लेखिका बनने की प्रेरणा मिली। ऐसा है कि मेरा बचपन दिल्ली में बीता है। मेरे जो पिताजी थे वो एक सरकारी ऑफिसर थे। वो पुराना जो ICS होता है, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें वो थे, नौकरी करते थे। और हम लोग दिल्ली में ही रहते थे और इसीलिए मुझे दिल्ली में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बल्कि जिस समय हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी उस समय भी हम लोग दिल्ली में ही थे। बच्चे थे, लेकिन फिर भी देखने का सौभाग्य मिला, वो जो जिसे मैं एक बहुत ही अपने जीवन का बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मानती हूँ कि जिस समय आया हम लोगों के स्वतंत्रता, उस समय मैं दिल्ली में ही थी। और हम लोगों ने देखा कैसे यहाँ रेफ्यूजीज आए, कैसे रिहैबिलिटेशन किया। मेरे जो पिताजी हैं वो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में काम करते थे और उनका काम था रेफ्यूजीज लोगों को फिर से सेटल करना। तो इसलिए मैंने वो सब देखी है जिंदगी में, बहुत कुछ जो कि ऊंचा नीचा सब तरह की चीज देखी है। तो ऐसा है कि मैं जब पढ़ रही थी तो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी दिल्ली में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और मुझे शुरू से ही पुस्तकें पढ़ने में बहुत रुचि। मेरे घर में भी बहुत पुस्तकें रहती थी क्योंकि मेरे पिताजी को उसमें इंटरेस्ट था। और स्कूल के जो लाइब्रेरी एक बार मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद तो भर पूछिए मत, मैं पुस्तकें ला के पढ़ती रहती थी। बल्कि घर में लोग खोजते रहते थे कि कहाँ गई लड़की, कहाँ गायब है। तो मैं कहीं कोने में छुपी कोई पुस्तक के साथ बैठ के पढ़ती रहती थी।
तो ये मुझे शुरू से ही पुस्तकें पढ़ने का चाव हो गया था। और वो क्यों? वह इसलिए कि उस समय एक बहुत ही, आप लोग सब कोई जानते ही होंगे उनका नाम, इनिट ब्लाइटन। इनिट ब्लाइटन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। वो इंग्लैंड की बहुत मशहूर लेखिका थी और वो मिस्ट्री और एडवेंचर के ऊपर, साहस और रहस्य, उनके ऊपर उनकी पुस्तकें होती थी। और उस समय के जो बच्चे थे उनको वो पुस्तकें बहुत पॉपुलर थी उनमें। और मैं भी जब एक बार पढ़ना शुरू करी उनके मिस्ट्री एडवेंचर स्टोरीज, तो मैं उसके बाद एकदम उनकी भक्त बन गई और उनके बहुत सी पुस्तकें मैंने पढ़ डाली। तो और वैसे मैं स्कूल में जब कुछ भी लिखती थी, टीचर्स लोगों को बहुत पसंद आता था और वो या तो पूरे क्लास को मेरा लेखन पढ़ के सुनाती थी या बोर्ड पे डाल देती थी ताकि सब बच्चे उसको देख सके। इसलिए मुझे लगता है कि उससे मेरा और इंटरेस्ट पढ़ने में आ गया, क्योंकि टीचर्स लोगों ने उसमें मुझे काफी प्रोत्साहन दिया और मुझे लगा कि मैं शायद लिख सकूंगी। तो इसीलिए जब मेरा वो हो गया, सीनियर कैम्ब्रिज हम लोगों ने पास किया और उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करना था, तो मेरा मन था उस समय मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत गर्ल्स लोगों का कॉलेज था और मेरी सारी फ्रेंड्स लोग वहीं पे जा रही थी। मेरा भी मन था वहाँ जाके इंग्लिश लिटरेचर करने का। पर उसी समय मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, वो भिलाई चले गए, वहाँ जनरल मैनेजर भिलाई स्टील प्लांट के हो गए, तो दिल्ली से बाहर चले गए, तो मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि अभी लड़की कहाँ मिरांडा हाउस में जाके हॉस्टल में रहेगी तो इसीलिए इसको कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह में रहना चाहिए, एक वो एज भी ऐसा होता है जहाँ आदमी गलती कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब कहिए कि जबरदस्ती ही कहिए कि उन्होंने मुझे होम साइंस करने को कहा, वो लेडी अर्विन कॉलेज में होम साइंस। अब होम साइंस तो मुझे एकदम पसंद नहीं था, हालांकि उस समय लड़कियों के लिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और सब लोगों को होम साइंस, खाना पकाना और सिलाई करना और ये सब घर देखना, घर की देखभाल करना, इस सब में ज्यादा लोगों को वो दिए करा जाता था, खासकर उस समय। अब तो शायद थैंक गॉड अब नहीं उतना होता है, लेकिन उस समय था कि अरे भाई लड़की है, इसकी तो शादी हो जाएगी, इसको तो घरेलू काम सब ठीक से आना चाहिए, क्या करेगी इंग्लिश लिटरेचर सीख के। यह सोच के उन्होंने मुझे लेडी अर्विन कॉलेज में डाल दिया। खैर किसी तरह पास हुई, क्या क्या सीखना पड़ा वो तो बताने में भी मुझे शर्म आती है। सिलाई, बुनाई, कटिंग, कुकिंग, घर कैसे सजा के रखो, कैसे फ्लावर अरेंजमेंट्स करो, ये सब मुझे सीखना पड़ा। सीखी मैंने किसी तरह, लेकिन मेरा मन उस तरफ उतना नहीं लगा। फिर उसके बाद तो खैर शादी वादी हो गई और आप जानते ही हैं कहाँ शादी हुई, कैसे हुई। अब फिर हम लोग का घरेलू एक जीवन बीत गया। कुछ हम लोग काफी दिन बिहार झारखंड में रहे, जो कि मेरे लिए एकदम नई जगह थी, क्योंकि हमेशा दिल्ली में रही थी। तो मुझे वहां पर जाके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल ही नई दुनिया मुझे देखने को मिली। तो बल्कि मेरे कई किताबों में, कहानियों में बहुत कहानियां सेट रहती हैं उसी सब एरिया में, बिहार में चाहे झारखंड में। तो फिर खैर फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर इधर उधर, पहले दुमका में थे, गिरिडीह में थे, पटना में थे, इधर उधर ट्रांसफर होता रहता। कुछ 4 साल हम लोग जर्मनी भी रहे। अब बच्चों की देखभाल इस सब में ही सारा समय निकल गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करती रही। मुझे लगा कि केवल घर में रहो, घर को देखो, ये सब से उतनी मुझे खुशी नहीं होती थी। तो जैसे जब हम लोग जर्मनी में पोस्टेड थे, तो मैंने कुछ ना कुछ वहाँ सीखने की कोशिश की। तो वहाँ पर विंडो डिस्प्ले बहुत खूबसूरत, ये मॉल्स में और दुकानों के बाहर बहुत खूबसूरत विंडो डिस्प्ले होता था। तो पहले मैंने उसमें थोड़ा कोशिश किया कि इसको सीखूं और जाके भारत में जब वापस जाऊं तो वहाँ भी सुंदर तरीके से कैसे सजा के सब कुछ डिस्प्ले करना चाहिए, ये सब वहाँ पर भी कर सकूं। वो मैंने किया। फिर दिल्ली में एक पोस्टिंग हुई, तो वहाँ मैंने एक स्कूल खोला बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी क्लासेस, और उसका नाम रखा हम्टी डम्टी नर्सरी स्कूल। तो किसी तरह वो चला। फिर उसके बाद फिर बिहार गए। मेरी हरदम पोस्टिंग कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड की एक जगह से दूसरी जगह होती रहती थी।
तो फिर सारा घर गृहस्थी लेके उधर जाओ फिर इधर जाओ, उससे भी बहुत आप जानते हैं डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन जहाँ भी हम लोग रहे वहाँ कुछ ना कुछ मुझे करने का मौका मिलता रहा, मैं कुछ ना कुछ करती रही। जैसे जब पटना में थे हम लोग पोस्टेड, तो वहाँ एक अरविंद महिला कॉलेज था, वहाँ पर मैं पढ़ाने जाती थी, वहाँ पढ़ाती थी और वहाँ भी होम साइंस पढ़ाती थी। और फिर उसके बाद फिर कब किसी पोस्टिंग, पटना की पोस्टिंग में स्कूल में पढ़ाती थी, नॉट्रे डेम स्कूल है वहाँ पढ़ाती थी। फिर दिल्ली की पोस्टिंग में ब्लू बेल्स स्कूल है वहाँ पढ़ाती थी। और मतलब कुछ ना कुछ करती रहती थी। और फिर यह हुआ कि मेरे हस्बैंड पोस्टेड हो गए पटना में। उस समय सीएम चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर जी, तो मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे उसमें। और मेरे बच्चे लोग थे तब तक थोड़े बड़े हो गए थे, मैं नॉट्रे डेम में पढ़ा रही थी। अब बच्चे जो हैं उस समय क्योंकि उनका पढ़ाई दिल्ली में पहले हुई थी, तो हम लोगों ने उनको दिल्ली में भेज दिया कि वहीं पढ़ेंगे और वहाँ मेरे अपने नाना नानी के साथ रहेंगे और वहीं पढ़ेंगे। जिसकी वजह से मैं पटना में अकेली हो गई, केवल एक छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा मेरे साथ था। तब थोड़ा मतलब स्कूल में तो पढ़ाती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि अब मतलब दिन नहीं कट रहा है, क्योंकि हस्बैंड तो इतना समय दे नहीं पाते थे, बहुत बिजी रहते थे। तब मैंने शुरुआत करी, कहा सोचा कि चलो भाई लिखने की कोशिश करती हूँ। और वो इनिक डाइटनी के जो स्टोरीज मैंने पढ़ी हुई थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी बचपन में, तो उसकी वजह से वो मेरे बच्चे भी पढ़ने लगे थे, बाय द वे उनकी भी बहुत आदत हो गई थी, क्योंकि हमको पढ़ते हुए देखते थे, तो उनकी भी आदत हो गई थी बहुत पढ़ने की। वो लोग भी बहुत कहानी की पुस्तकें पढ़ते रहते थे, बहुत पढ़ते थे। वो लोग भी इनिक डाइटनी ही पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है, ये हमारे जो बच्चे हैं भारत के बच्चे, वो क्यों अंग्रेजी सभ्यता की तरफ इतना मुड़ रहे हैं। केवल क्या खाना वहाँ जो बनता था, हॉट डॉग्स और सॉसेजेस, हैम सैंडविचेस, ये सब स्टोरीज में वो खाएंगे। सभी आते थे। हाँ, उसमें आते थे कहानी में। तो क्यों ना उनको, उनके लिए कुछ ऐसा लिखा जाए जो उतनी ही मजेदार होए, उतने ही बच्चों को अट्रैक्ट करे, उनको पढ़ने में मजा आए। और उसी तरह का, जिस तरह के यूनिट बैंक के बच्चे लोग एकदम चाव से पढ़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उसी तरह का अगर हम लोग भारत में अगर कोई सेट की हुई कहानी लिखी जाए, तो बच्चे लोगों को अपने भारतीय संस्कृति के बारे में ज्यादा पता चलेगा और वो लोग उसके बारे में ज्यादा, उससे ज्यादा जुड़ेंगे, और ना कि अंग्रेजी वेस्टर्न संस्कृति से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम भी अगर क्यों ना एक लिखें, हिंदी में लिखें, जो कि उतनी ही मजेदार और उतनी ही एक्साइटिंग, जैसे एनिट ब्लाइटन की कहानियां होती थी, बड़ी एक्साइटिंग होती थी और उसमें रहस्य भी बहुत रहता था, इसलिए बच्चे लोगों को बड़ा मजा आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी में भी ऐसी ही पुस्तक लिखी जाए जो बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे, ताकि वो अपने संस्कृति से जुड़े। तो मैंने एक हिंदी में पुस्तक लिखी जिसका नाम था हम पांच। और हम पांच भी थोड़ा सा, जो इनिट ब्लाइटन की बुक्स थी फाइव्स की मिस्ट्री स्टोरीज थी, वैसे इसमें भी 5 बच्चे थे जिनका खूब बहुत रहस्य और रोमांस से भरा हुआ उनकी एक, वो लोग रहस्य का वो करते हैं, भंडाफोड़ करते हैं और चोरों को पकड़ते हैं, उसके ऊपर वो कहानी थी। तो मैंने एक पब्लिशर को दिया, वो पब्लिशर ने बहुत दिन तक रखा रहा कि हम छापेंगे छापेंगे, पर कभी छापा ही नहीं उसने। तो मुझे बहुत खराब लगा। फिर उसी बीच एक चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट था, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट दिल्ली बेस्ड एक संस्था, एक पब्लिशिंग हाउस है जो कि बच्चों के लिए ही पुस्तकें लिखता है। और उसके जो वो थे, ओनर थे मिस्टर शंकर, जो उस समय कार्टून्स वगैरह बनाते थे, उसके लिए बहुत वो प्रसिद्ध थे। तो वही उन्हीं का खोला हुआ था ये चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट। तो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया कंपटीशन, जिसमें कि पूरे भारत से उन्होंने वो इनवाइट किया नॉवेल्स, फिक्शन, वर्क्स ऑफ फिक्शन, और उसमें प्राइजेस अवार्ड करने को उन्होंने कहा। ये भारतीय लेखकों को इनकरेज करने के लिए उनका ये प्रयास था। और खुद भी वो बच्चों के लिए पुस्तकें लिखते थे बहुत से और छापते थे। और सीबीटी की बुक्स जो हैं वो उस समय बहुत ही पॉपुलर होती थी। उस समय इतने सारे पब्लिशर नहीं थे, इसलिए सीबीटी की बुक्स ही
बहुत लोग खरीदते थे और बहुत पॉपुलर रहती थी। तो उन्होंने जब ये ऑर्गेनाइज किया कंपटीशन, तो हमने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो ये 79-80 की बात है। मैंने एक अपनी पुस्तक लिखी, वही चांदीपुर ज्वेल्स। ये जो फर्स्ट मेरी किताब है, ये चांदीपुर ज्वेल्स, इसमें लिखा है प्राइज विनर लिखा हुआ। तो ये मेरी पहली पुस्तक मैंने लिखी 79-80 में, और वो कंपटीशन में उसको फर्स्ट प्राइज मिली है। तो नेचुरली थोड़ा मुझे बहुत खुशी हुई, हाँ, एनकरेजमेंट मिली, और मुझे लगा कि लगता है कि मैं लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने वही जो बच्चे उसमें जो पात्र थे, उन्हीं पात्र को लेके मैंने उसके बाद और इसी तरह की साहस और रहस्य की पुस्तकें, नॉवेल्स, फिक्शन लिखा, और हर बार वो उसको चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट लोगों ने उसको पब्लिश किया। तो उसमें ये था, पहले तो चांदीपुर ज्वेल्स था, फिर ये उसके बाद ये था SOS कमुनिया, और फिर ये था वैनिशिंग ट्रिक एट चांदीपुर। इसका हिंदी में भी उन लोगों ने वो किया, अनुवाद किया, कलश का रहस्य। हाँ, कलश का रहस्य। फिर उसके बाद था ये एडवेंचर बिफोर मिडनाइट। तो इसको तो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। एक व्हाइट रेवंस लिस्ट होता है जिसमें कि बहुत बच्चों की अच्छी पुस्तकों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में सेट है, जो हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी, और उसमें पटना के कुछ लड़के लोग थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और उन लोगों ने जाके पटना सेक्रेटेरिएट के सामने झंडा गाड़ा था, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ शूटिंग भी वहां हुई थी, कुछ उसमें मारे भी गए थे स्टूडेंट्स। तो उन्हीं के ऊपर हमने बेस करके ये वैसे ही पात्र लेके उसी तरह की हमने कहानी बनाई, ताकि बच्चों को पता चले अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, कैसे कैसे संघर्ष के बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है। तो ये पुस्तक भी बहुत पॉपुलर हुई। और फिर उसके बाद एक और एडवेंचर ऑन द गोल्डन लेक, जो कि कश्मीर में सेट था। ये सब मैं जो पुस्तकें लिखती थी बहुत ये एक्साइटिंग होती थी, और उसमें बहुत एक्शन होता था, तो नेचुरली बच्चे लोगों के लायक होता था। और इसलिए मैं कोशिश करती थी कि वो जनरली ऐसे जगह सेट होए तो कि जो बिल्कुल हम लोगों के बिल्कुल भारतीय संस्कृति से जुड़ी है, और भारतीय दृश्य वगैरह सब दिखाती हैं, ताकि उनको अपने देश के बारे में पता चले, कहानी के द्वारा अपने देश के बारे में ज्यादा जानकारी मिले और लगाव हो। इस तरह की कहानियां मैं जनरली लिखती थी। तो ये पांचों किताब को बाद में बहुत काफी दिन बाद ये इन्होंने CBT ने, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने, ये 5 मिस्ट्री आपने अभी जिक्र किया था, तो वही 5 मिस्ट्री स्टोरीज एक संकलन बन के आ गया, मतलब पांचों किताब का पांचों किताब एक साथ आ गई। तो ये भी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने निकाला है। फिर उसके बाद इसी तरह का मतलब चलते गया, कुछ कहानी वहानी लिखती गई। और ये था मेरी हिंदी में लिखा हुआ हमीरपुर के खतर। इसको भी उसने प्रकाशित किया, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। जैसा आपने अभी बताया, इसको दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, दिल्ली स्टेट के जो स्कूल्स हैं, उसमें इसको सप्लीमेंट्री रीडर के तौर पर रखा गया। और कुछ साल पहले की बात है, लेकिन बच्चे हमको अभी भी भेजते रहते हैं कहानियां कि मुझे किताब बहुत पसंद आई। फिर बड़े हो गए, बड़े होके फिर चिट्ठी लिखते हैं कि किताब मुझे बहुत पसंद आई थी, बचपन में मैंने पढ़ा था, अब बताइए कहाँ मिलेगी। तो इसलिए उस समय के लिए बहुत पॉपुलर बुक थी। फिर ये एक मिस्ट्री ऑफ द फॉलिंग माउंटेन्स, ये पर्यावरण पर है, क्योंकि आजकल जैसा आप देख रहे हैं अभी, बल्कि आज ही इस तरह का एक हादसा हुआ है कि पहाड़ पर से पत्थर गिरे और कई लोग मारे गए उसमें। ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, ब्रिज के ऊपर गिर गए और ब्रिज टूट गया और कई लोगों के। तो उसी में यह जो है पर्यावरण पर है कि हम पेड़, जो पहाड़ों पर जो पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उससे पहाड़ों के जो वो है एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और उसी वजह से ये सब हो रहा है, जो लैंडस्लाइड्स आजकल हो रहे हैं। और क्योंकि ये सब प्रकृति के खिलाफ है, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो ये
सीबीटी द्वारा प्रकाशित मेरी किताबें हैं। फिर ये छोटे बच्चों के लिए, इसको भी फर्स्ट प्राइज मिला था, येलो बटरफ्लाई। ये एक अब बच्चों के लिए किताबें आप देखेंगे कि सुंदर सुंदर सजी हुई, इलस्ट्रेशन उसके बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह उनके लिए बहुत जरूरी है। जी जी। हाँ, तो ये छोटे बच्चों के लायक ये किताब है, जिसमें एक छोटी सी तितली और एक बच्चा तितली पकड़ने की कोशिश करता है, और जब पकड़ लेता है तो उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि तितली अपना आराम से नेचर रहे। हाँ, नेचर रहे। फिर एक किताब मैंने, ये भी सीबीटी की किताब है, जिसको मैंने लिखा था सो कैन आई। इसका नाम है सो कैन आई। इसको सीबीटी ने ये कंपटीशन निकाला था, जिसमें कि लड़का मतलब बेटा बेटियां दोनों बराबर हैं, दोनों सेम, दोनों वही सब कर सकते हैं, बेटियां भी वही काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। तो इसमें मतलब जेंडर इश्यूज को आपने एड्रेस किया था, जेंडर इश्यूज के बारे में था। और इसमें हिंदी का इसका है मैं भी। हाँ, मतलब तुम कर सकते हो तो क्या मैं भी कर सकती हूँ, है ना। ये इसी पर वो है, आधारित है। इसमें ये अंत में दोनों, जो बेटा कर सकता है वही बेटी भी कर सकती है। सुंदर इन्होंने बनाई है, बहुत खूब। हाँ, तो इसलिए बच्चों के लिए जो पुस्तकें बनती हैं वो खूब, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए, उनको इसमें सुंदर सुंदर चित्र, आजकल इलस्ट्रेटर्स भी एक से एक सुंदर चित्रकारी करने वाले आ रहे हैं, और बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें आजकल निकाल रहे हैं। तो ये तो हुई मेरी लिखने की जर्नी। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा गला खराब हो रहा है, सॉरी। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने संस्था के बारे में बताऊंगी जी। तो मेरी संस्था जो है, उसको मेरी एक फ्रेंड है मनोरमा जी, मनोरमा जाफा, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था, और ये चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की मदद से, और हम लोग वहीं पर अपना ऑफिस रखे हैं, वहीं हम लोग का सब कुछ, जो भी कुछ काम होता है वहीं से हम लोग करते हैं। तो ये संस्था जो है, इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रन, और इसमें हम लोग नए लेखकों को प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को लिखने के लिए, और हम लोग खुद से इसमें कार्यक्रम है, हम लोग वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, लेखकों के लिए भी, चित्रकारों के लिए भी, लाइब्रेरियंस के लिए भी, स्टोरी टेलर्स के लिए भी, और जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं उसमें, उनके लिए भी कॉम्पिटिशन्स हम लोग होल्ड करते हैं, और ट्रांसलेशंस भी हम लोग ऑफर करते हैं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी या कोई और भाषा में करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर ये बाल साहित्य के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बहुत तरह के, हम लोगों ने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस इसके द्वारा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हम लोग बाल साहित्य से ही जुड़े हुए जो भी कुछ समस्याएं हैं या जो भी विषय है, उसी से जुड़े हम लोग चीज़ों पर बातचीत करते हैं। और हम लोग चिल्ड्रंस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आपने अभी लाइब्रेरी का जिक्र किया था जी। तो हम लोगों की जो संस्था है, इसके जो वॉलंटियर्स हैं, सब वॉलंटरी बेसिस पर होता है, और इसमें हम लोग बच्चों के, जहाँ पर स्लम्स वगैरह हैं, जहाँ गरीब बच्चे रहते हैं, वहाँ हम लोग बच्चों के लिए मुफ्त की लाइब्रेरी खोलते हैं, और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो पुस्तकें पढ़े। और फिर हम लोग स्टोरी टेलिंग भी करने जाते हैं स्कूल्स वगैरह में। हम लोग के जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग जाते हैं स्कूल्स में, वहाँ पर बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, और बुक्स भी हम लोग पब्लिश करते हैं। लेखकों को हम लोग से इनवाइट करते हैं स्टोरीज, और स्टोरीज को हम लोग फिर प्रकाशित करते हैं। और उसके सिवाय हम लोगों ने बहुत से सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, एग्जीबिशंस किए हैं, और जो हम लोगों ने, जिसमें जो कि इसके अंतर्गत है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IBY, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, IBYY जो आपने बताया, IBBY, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। तो वो हम लोग का जो AWIC संस्था है, उसी का इंडियन सेक्शन है, हम लोग उसके इंडियन सेक्शन है।
और वो जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल है, वो लोग भी केवल बच्चों के लिटरेचर में ही उनका सारा एक्टिविटी उसी से जुड़ी हुई है। और वो लोग हर साल या हर 2 साल किसी न किसी अलग देश में कॉन्फ्रेंस करते हैं और बच्चों के साहित्य से जुड़ी बातों पर डिस्कशंस होता है। तो हम लोगों ने भी, हमारी जो AWIC संस्था है उसने भी इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कई बार कर चुके हैं हम लोग। तो जैसे उसमें जो सब्जेक्ट्स जैसे हुए हैं वो है जैसे कि इस चीज पर हम लोग एक हम लोग ने 26th EB वर्ल्ड कांग्रेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। उसका था नाम पीस थ्रू चिल्ड्रंस बुक्स। चिल्ड्रंस बुक्स के द्वारा हम लोग कैसे पूरे दुनिया में पीस लाने की कोशिश करें। फिर एक हम लोगों ने किया था इंडो ऑस्ट्रियन कॉन्फ्रेंस ऑन पिक्चर बुक्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड सार्क कंट्रीज। मतलब अलग अलग देशों से उनके पिक्चर बुक्स कैसे हैं उन सब हम लोगों ने इकट्ठा किया था, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस किया था। फिर एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन स्टोरी टेलिंग टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट। तो स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम लोग रीडिंग हैबिट भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोगों ने एक किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टोरी टेलिंग टू प्रमोट पीस, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड द रीडिंग हैबिट इन चिल्ड्रन। फिर एक किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चिल्ड्रंस लाइब्रेरीज, बिल्डिंग अ बुक कल्चर। और फिर किया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुक थेरेपी, रीडिंग इज हीलिंग। मतलब आपको अगर कुछ दुख है या कुछ इस तरह का माइंड मेंटल प्रॉब्लम्स आपको हैं तो पढ़िएगा, किताबें पढ़िएगा, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िएगा, तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मन जो है वो थोड़ा अच्छा हो, उसमें अच्छी फीलिंग होगी। तो इस तरह के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हमारी संस्था ने, और उसमें पूरे दुनिया से लोग आए हैं और हम लोगों ने इस तरह के इश्यूज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत बाहर जाके भी इस तरह के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया है। अब जैसे मैं ही गई हूँ, चाइना जा चुकी हूँ, वहाँ जो बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ जा चुकी हूँ, श्रीलंका जा चुकी हूँ, स्विट्जरलैंड जा चुकी हूँ, ये सब बाल साहित्य से जुड़े कार्यक्रमों में। और वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी मैं 4 साल रह चुकी हूँ। तो वहाँ पर बासल में उनका, स्विट्जरलैंड में उनका वो होता था एक EC मीटिंग, एग्जीक्यूटिव कमिटी, तो उसमें मुझे जाना पड़ता था, उसको भी अटेंड कर चुकी हैं। और मैं उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत तरह से कार्यक्रम करता है बाल साहित्य से जुड़े। तो ये सब तो हुआ हमारी संस्था के बारे में। और हम इनवाइट करते हैं जिसको भी, अगर बाल साहित्य में जिसको भी रुचि हो वो हमारी संस्था को ज्वाइन करें। और हम लोग का वेबसाइट वगैरह है AWIC का, उसका अगर जिसको चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। उसका है वेबसाइट, ये तो लंबा है, http www.awic.in वेबसाइट है। उसमें जो भी हम लोग करते हैं उसमें सब उसके बारे में है। आप कैसे मेंबर बने चाहेंगे, कैसे क्या करना हो, उसमें आपको कहानी वहानी आप लिख सकते हैं। हम लोग पुस्तकें लिखते रहते हैं और भी बहुत सी पुस्तकें मैंने लिखा है, आपको पता नहीं कितना पता है, कितना नहीं, तो बता जैसे आपने बताया कि जैसे बहुत सारा है, जैसे इसमें मोस्टली जो AWIC का काम है या जो यंग बच्चों को पुस्तक की पढ़ने की प्रेरणा देने की बात है, तो उसमें जैसे है कि आपने कहा कि बुक थेरेपी, रीडिंग फॉर हीलिंग, या फिर कहिए कि आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पे आपने थोड़ा ये किया। तो इस तरह का कोई मतलब मेरी जानकारी के लिए, मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कुछ झारखंड में कुछ हो रहा है या कुछ रीजनल लेवल पे आप लोगों ने ट्राई किया है क्या? मतलब और मेंबर्स जो हैं वो तो पूरे ऑल इंडिया से आते हैं। जी जी जी। तो वही लोग इनिशिएटिव लेकर अगर करना चाहें तो वो लोग कर सकते हैं जी। कई लोगों ने किया भी है, लेकिन झारखंड में मुझे नहीं ऐसे याद आता है जी। हालांकि मैंने खुद स्वयं बहुत किताबें बांटी हैं बच्चों में। वहाँ झारखंड के कुछ स्कूल्स में बांटी हैं, कुछ गरीब बिरहोर लोग थे वहां पर मैंने बांटी है,
और वहाँ पर एक हरिजन टोला है, वहाँ बांटी है बच्चों को ऐसे ही पढ़ने के लिए सुंदर पुस्तकें, ताकि उनकी रुचि हो पढ़ने में। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? जैसे अभी तो एक डिजिटलाइजेशन का पूरा दौर है और हर आदमी के पास एक किसी न किसी फॉर्म में एक स्क्रीन होता है जिसपे ज्यादा समय लोग बिताते हैं। तो ऐसे में मतलब जो पुस्तक का जो इम्पोर्टेंस है, फिजिकल बुक्स जो होते हैं जिसको टच एंड फील करके आदमी पढ़ता है, उसका रेलेवेंस और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोगों में मतलब कैसे फिर से उसको जागृत किया जाए। जो नए बच्चे हैं वो पुस्तकों की तरफ उतना आकर्षित नहीं होते। हाँ, तो ये तो एक समस्या आजकल हो रही है। और लेकिन ये ऐसा है कि वो जो जिनके माता पिता थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको थोड़ा गार्जियंस लोगों को थोड़ा तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और जो अपने पेरेंट्स लोग जो बच्चों को शुरू से ही कहानियां सुनाते हैं या पुस्तक पढ़ के सुनाते हैं, तो उनको वो उन बच्चों का शुरू से ही मुझे लगता है रुचि हो जाती है। लेकिन वो बेचारे जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको तो जरूर ये समस्या आती होगी। तो उनको तो मैं ये कहूंगी कि स्कूल जो बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पुस्तकें पूरी रखनी चाहिए और बंद करके नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है मैं एक जगह बहुत पुस्तकें बांट के आई थी किसी स्कूल में। काफी दिन बाद गई वहां देखने, तो देखे सब बंद थी, अलमारी के अंदर बंद थी। और भाई कौन पढ़ेगा उसको? सही बात टीचर है। लोगों को भी ज्यादातर लाइब्रेरी की कंडीशन यही हो जाती है कि जब आप खोलते हैं और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो कहीं धूल खाता रहता है किताबों का एक यही था वहां पर, ताले में सब बंद थी, किसी बच्चे को मिली नहीं। फिर पता नहीं वो बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे अगर टीचर नहीं इंटरेस्ट देगी। टीचर मान लो सुन के कहानी वहानी उनको पढ़ के सुनाए, पुस्तकों में पिक्चर्स दिखाएं, तो शुरू से बच्चे को उसमें रुचि होगी। तो इस तरह का मतलब जो एक मुझे लगता है कि सामान्य रूप से शिक्षकों को भी ट्रेनिंग नहीं होती है, वो तो बस इस दौर से परेशान रहते हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट हो या तो वैसे दौर में मुझे लगता है कि एक जो मतलब पेरेंट्स पे भी एक पीयर प्रेशर है और दूसरा जो शिक्षकों को भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए और हमको लगता है गार्जियंस को भी ट्रेनिंग चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही दिशा में मतलब वो जो हैबिट ऑफ रीडिंग बुक एटलीस्ट वन स्टोरी एट बेड टाइम वाला जो है बिल्कुल ये बिल्कुल स्टोरीज एट बेड टाइम तो बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे हैं। वो सबसे ज्यादा उसका असर होता है जो बच्चा कहानी सोते समय सुनता है या मदर खाली सुनाए नहीं, पढ़ के सुनाए, रीड आउट करे और साथ साथ उसके पिक्चर्स दिखाते रहे, बिल्कुल तो बच्चा की उसमें रुचि बढ़ेगी और वो देखना चाहेगा। अब कहानी, अब ये जो आजकल जो जैसे पुस्तक ये मैंने विश्व बुक्स की निकाली हुई है, बेला और जी। अब इसमें पुस्तक आप कहानी पढ़ के सुना रहे हैं बच्चे को और साथ में पिक्चर भी दिखा रहे हैं जी। और फिर थोड़ा थोड़ा अगर आप उसको बोलेंगे कि देखो तुम जरा कोशिश करो खुद पढ़ने की, हाँ वो खुद किताब लेके बैठ जाता है। देखता हूँ मेरा एक 6 साल का बेटा है, वो अब खुद अपने उसको एक आदत हो गई है कि वो मतलब जब भी मौका मिलता है तो वो अपने से निकाल लेगा, उसको पढ़ने का प्रयास करता है, उसका इलस्ट्रेशंस देखता है क्योंकि आजकल इलस्ट्रेशंस काफी अच्छे आते हैं, तो उसमें थोड़ा वो इन्वॉल्व, जो वर्ड्स उसको वो समझ नहीं पा रहा है उसको पूछता है। तो ये है कि मतलब किताबों का एक अपना ही अलग दुनिया है, मतलब वो अकेला महसूस नहीं करता है कि कोई उसके साथ कोई खेल नहीं रहा है ऐसा, वो उसको जब मौका मिलता है जहाँ मौका मिलेगा वो पढ़ने बैठ जाएगा, जैसे मैं पढ़ती थी जब मैं बच्ची थी। ये आपने बताया कि आप किस तरह से मतलब पुस्तकों का एकदम कहीं भी जब मौका मिला लेके बैठ गए और पढ़ा। हाँ, तो बहुत बच्चे ऐसे जो शुरू से इस तरह से उनको आदमी कहानी सुनाते रहे, पिक्चर दिखाते रहे, तो शुरू से उनकी रुचि तो बनी जाएगी। लेकिन वो बच्चे स्कूल जिनके पेरेंट्स लोग पढ़े नहीं हैं, जिनके घर में पुस्तकें नहीं रहती हैं, उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो स्टाफ है मेरे घर में जो काम करता है यहाँ दिल्ली में, उसकी 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो उन लोगों का स्कूल बंद हो गया है। स्कूल वो लोग जा नहीं सकते हैं, दिन में बैठ के अपना मोबाइल में देखते रहते थे। मैंने कहा कि तुम उनको मेरे पास भेज दो, मैं तो उनको पढ़ाऊंगी। अब मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि उसमें जो सबसे बड़ी वाली लड़की है, 6 साल की हो रही है, उसको मैंने पढ़ना क ख ग घ और इंग्लिश का भी पढ़ना उसको शुरू किया। अब उसको इतना मजा आने लग गया है कि खोज खोज के वो किताब पढ़ती है। अब बताइए, मेरा बेचारा खाना बनाता है, उसकी लड़कियां हैं
और वो पढ़ने लिखने लगेगी तो कितना अच्छा रहेगा, आगे बढ़ के वो खुद कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अब वो खुद भी बोलता है कि नहीं मैं तो मैडम अपने तीनों लड़कियों को पढ़ाऊंगा, उसकी केवल लड़कियां ही हैं लेकिन वो बोलता है मैं उनको पढ़ाऊंगा जरूर। तो इस तरह के मतलब शुरू से अगर बच्चे को पुस्तक मिलते जाए तो उसको थोड़ी रुचि तो आ ही जाती है, और खासकर जब अच्छी सुंदर कहानियां हैं जी। ये जो एक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जहाँ पे मतलब ये तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम था जब कोविड वाली सिचुएशन थी, घर में ही लोग कैद थे। ऐसे में पुस्तकों ने बहुत मदद किया है, खास करके हम लोगों को भी बहुत मदद किया है, हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी उस दौर में। तो ये जो मतलब आपके जो लास्ट वर्ड्स होंगे, जो मतलब आर्ट ऑफ रीडिंग पे आप क्या कहेंगे कि मतलब पढ़ना क्यों जरूरी है, और पुस्तकों को पढ़ना क्यों जरूरी है, और उससे मतलब ये जो हाउ टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्चुअल वर्ल्ड एंड कम टू द रियल वर्ल्ड थ्रू बुक्स, उस पर थोड़ा बताइए। क्योंकि ये सभी का प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे भी हम लोग भी खाली बैठते हैं, कभी कभी तो हाथ में फोन आ ही जाता है अपने आप, और कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। तो पुस्तक पढ़ने वाली जो ये है, उसके लिए आपके जो लास्ट वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे जो सबको किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें? देखिए ये तो आप सही बोल रहे हैं, आप फेसबुक का ही इतना ज्यादा चार्म है कि मैं खुद ही देखने लगती हूँ फेसबुक, और उसमें टाइम पता नहीं चलता है कि मतलब उसमें कोई टाइम सेट नहीं है। जी जी। लेकिन अगर आप बच्चे को शुरू से ही उसको इंटरेस्ट दिलाएंगे किताबों में, और अच्छी अच्छी किताबें देंगे, अच्छी अच्छी कहानियां देंगे पढ़ने के लिए, तो उसको जरूर पुस्तक पढ़ने में उसकी रुचि जागेगी। और जो बच्चा शुरू से पुस्तक पढ़ता आया है वो बाद में भी पढ़ते रहेगा, हमेशा पढ़ता रहेगा। बिल्कुल। और जितना वो पढ़ेगा उसका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और कठिन समस्याओं से जूझने का उसको वो उत्साह मिलेगा, और उसके जो अपने जो परिस्थितियां होती है उससे उसको थोड़ा उससे दूरी बनेगी, कठिन परिस्थितियों से उसको एक अलग एक तो कहानी की दुनिया में जाएगा जहाँ उसको मन लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, और उसी कहानी के ही द्वारा उसका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। और आगे चल के चाहे वो जो भी सब्जेक्ट करे, उस सब्जेक्ट में उसको आसानी होगी पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल। शब्दों के मतलब आसानी से समझ में आएंगे, और जो ये सब है वेग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी समझ में ज्यादा आएंगे अगर वो पुस्तकों की दुनिया में रह चुका है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जहां तक हो सके आप हर बच्चे के हाथ में पुस्तक जरूर दें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो यही अंतिम शब्दों के साथ कि हर बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ पुस्तकें पकड़ानी चाहिए, ताकि वो जो रीडिंग इज हीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जिससे आप अपने आप को हील करते हैं, बुक इज थेरेपी, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वो आपके लिए वो अपना जीवंत चिकित्सालय है, जहाँ पे आप जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कठिन परिस्थितियों में यही कहानी, यही कविताएं, यही साहित्य जो है आपके संबल बनेंगे, आगे बढ़ने का आपको मौका देंगे, और आप उन परिस्थितियों से आसानी से नेविगेट कर पाएंगे, उन परिस्थितियों से, और आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नीलिमा जी आपका कोटि कोटि प्रणाम कि आप आई और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और मैं आपका एक पहलू जानता था, आज मुझे बहुत सारे पहलू को जानने का मौका मिला, और ये भी जानने का मौका मिला कि किन परिस्थितियों में आपने लिखना शुरू किया, और किस तरह से सतत प्रयास से आप कुछ ना कुछ करती रही। और जो अल्टीमेट कल्मिनेशन है जो मैं अब दिखता है, जो ये काफी सालों का जो प्रयास है, वो उसको अगर हम देखें तो वो एक भव्य गुलदस्ता की ही तरह लगता है। जो होम साइंस वाली बात आपने कही थी कि फूलों को सजाना, तो ये लगता है कि आपने एक साहित्यिक फूलों का गुलदस्ता लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और प्रयास मेरी ये रहेगी कि कोई भी हम अगर प्रयास हजारीबाग के संदर्भ में करते हैं, या कोई छोटी लाइब्रेरी की कल्पना करते हैं, तो उसमें आपका सहयोग हमें और आशीर्वाद मिलता रहेगा। ऐसी कामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबों से मिलके, सबसे बात करके, और मैं पूरी प्रयास करूंगी कि हजारीबाग वालों के लिए, खासकर उनके बच्चों के लिए पुस्तकें लिखती रहूं और उनको देती रहूं, ताकि उनके हाथ में वो पुस्तकें जाएं और बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बने। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।